देखिए, महिलाओं के लिए लगातार महिला आयोग आवाज उठाता रहता है और पुरुष प्रताड़ना के मामले भी लगातार सामने आते हैं। हाल ही में एक नया मामला सामने आया है, जो एक इंजीनियर हैं अतुल सुभाष। उन्होंने एक बहुत बड़ा सुसाइड नोट लिखा है और सुसाइड नोट में उसने अपनी पत्नी और उनके घर वालों के खिलाफ बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। हमारे साथ पुरुष आयोग की मांग करने वाली महिला है, जो पहली है जिन्होंने इस आयोग की मांग की है, ऋचा सैनी जी। उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से इस पूरे माहौल में ये बदलाव की जो अब बात उठी है, इसको किस तरह से होना चाहिए और इसमें क्या चीजें नई जोड़नी चाहिए, जिससे कि पुरुष भी महिला भी दोनों बराबर के साथ चल सकें और वो प्रताड़ित न हो सकें। बातचीत करने के लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप आए और आपने इस बारे में इसे एक बात करी। बताइए। जिस तरह से ये पूरा मामला है अतुल सुभाष का, और वो जो उन्होंने सुसाइड नोट लिखा, उन्होंने कहा कि मैं पत्नी के लिए लिखा कि मैं आपको देखने के बिना रह नहीं सकता। जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट उसमें जो चीजें लिखी हैं, और अब उन्होंने लिखा कि मैं आपकी वजह से अपनी जान दे रहा हूं। तो क्या लगता है कि पूरे केसेस को समझिए, क्योंकि आज ये आवाज उठी है, क्योंकि ये नया मामला है। महिलाओं के जो लगातार लोग साथ खड़े हो जाते हैं, उनके साथ लगातार उनके साथ जब भी विरोध का बात होती है तो होती ही सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन पुरुषों के साथ अब ये चीजें होने लगी हैं। पूरे माहौल को आप देख रहे हैं, आपके पास बहुत सारे केसेस भी आते हैं। किस तरह आप इसको देखती हैं? देखिए, अगर आप मेरे से अभी भाई अतुल के लिए अगर बात करेंगे तो ये एक्चुअल में बहुत निंदनीय है। जिस टाइम पे अतुल की शादी हुई थी उस टाइम पर उन्होंने लिखते थे कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, लेकिन आज जब उन्होंने जाते जाते ये लिखा कि मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूं और मैं अपना आत्मदाह कर रहा हूं, तो आप ये सोचिए कि उस टाइम तक वो कितना प्रताड़ित हो चुके होंगे। उस महिला ने कितना प्रताड़ित किया होगा अतुल भाई को, जिसकी वजह से उन्होंने आत्मदाह करा। और जो एक लास्ट होप थी जुडिशरी सिस्टम, वहां से भी जब वो फेल हो गए तो फिर उनकी जीने की उम्मीद उन्होंने खत्म कर दी थी। जिसके लिए मुझे लगता है कि शायद थोड़ा हिम्मत और रखते, अगर वो किसी को बोलते या आप लोगों के पास आते तो शायद कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन उनकी होप्स खत्म हो गई थी। वो इसलिए उन्होंने शायद ये स्टेप उठाया, जिसके लिए मैं मतलब बहुत शर्मसार हूं कि हम कुछ कर नहीं पाए। मतलब मैं इतने टाइम से इसके लिए लड़ रही हूं, मैं सबको समझा रही हूं कि ये आयोग बनना अब जरूरी हो चुका है, क्योंकि अब पुरुष भी प्रताड़ित होने लग गए हैं। तो एक यही मेरी एक पहल है, और जब ये सब चीजें हुई तो मैं थोड़ा सा और एग्रेसिवनेस में आई हूं मैं, कि ये होना वाकई में बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि जान चाहे से महिला की हो या पुरुष की हो, जान तो जान होती है। तो आत्मदाह करना अच्छा नहीं है, लेकिन दुख इस चीज का है कि वो शायद प्रताड़ित इतने हो गए थे कि उनको कुछ समझ में नहीं आया। आप मानती है कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं पुरुषों के साथ भी लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, जैसे महिलाओं के साथ खड़ा होना पड़ता है। और जो कानून है, जिनका महिलाएं हैं, वो चाहे लड़कियां हों, कई ऐसा रहता है कि वो लंबे टाइम तक रिलेशनशिप में रहती हैं। आपके पास भी ऐसे केसेस आते होंगे, तो आप, क्योंकि आप इन चीजों को देख रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग भी होने लगा है। आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, ये कि बिल्कुल महिलाएं अपने कानून का दुरुपयोग करने लग गई हैं। जो पहले शक्ति दी गई थी इस कानून की, अब वो उसका दुरुपयोग कर रही हैं। पुरुष इस लेवल पर प्रताड़ित होने लग गया है कि वो बाहर अपने सहभागियों के साथ में काम करने में डरने लग गए हैं। कि अगर किसी ने किसी से बात करी 15-20 दिन बाद में, अगर लड़की ने बोला मुझे पैसों की जरूरत है, अगर लड़के ने नहीं दिया तो वही लड़की बोलती है कि मैं तुझे ब्लैकमेल करके तुझे फंसा दूंगी। उस केस के अंदर लड़का या तो पैसे देता है या फिर डिप्रेशन में जाता है, और जब वो लड़की केस कर देती है कहीं ना कहीं जाके, तो फिर वही लड़का सुसाइड अटेम्प्ट करता है। तो ये कानून बनना, अमेंडमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पुरुषों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब पुरुष भी सेफ नहीं है। देखा जाए तो आपके पास बहुत सारे केस हैं। जिस तरह से आपने हमसे जब बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, तो ये बात चल रही थी कि आपके पास 300-350 केस है। किस तरह के केसेस आए आपके पास और आपने किस तरह से उनको हैंडल किया? मेरे पास केसेस आते हैं, सबसे ज्यादा यही केसेस आते हैं 2 साल 3 साल के बाद में लड़की केस करती है कि मेरे को दहेज के लिए प्रताड़ित किया। और कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि लड़की सही होती है और लड़का गलत भी होता है, तो उसमें मुझे बहुत स्टडी करनी पड़ती है। क्योंकि
लेडीज मेरे पास में वो इसलिए आती हैं क्योंकि वो ये बोलते हैं कि मैडम आप ही ने तो कहा था कि आप पुरुषों के साथ साथ उन महिलाओं के लिए फेवर कर रही हो जो एक्चुअल में प्रताड़ित है। तो डेली 50 महिलाओं के जो कॉल आते हैं उसमें से मेरे लिए जस्टिफाई करना बहुत टफ होता है कि प्रताड़ित एक्चुअल में कौन है। लेकिन जब केस स्टडी चलती है तो उसमें पता चलता है कि एक्चुअल में जो 10 साल बाद में महिला आई है जो प्रताड़ित है वो दहेज का केस कर रही है। तो मैं उनसे एक ही क्वेश्चन करती हूँ कि जब आपको पहली बार दहेज के लिए प्रताड़ित किया था तब आप कानून के पास क्यों नहीं गए? आपने किसको बोला? बोले किसी को नहीं। मैंने कहा फिर 10 साल बाद कैसे याद आया? तो इस तरीके से केस के फिल्टर्स होते हैं जिसमें हम लोग फिर मेरा पूरा ग्राउंड रेडी होता है और उस ग्राउंड के ऊपर जाके फिर मतलब हम लोग पूरी स्टडी करते हैं, R&D होती है जिसमें मैं समय मांगती हूँ कम से कम 1 से 2 महीने का। उसके बाद में फिर हम लोग उस पुरुष के लिए, उस पर्सन के लिए केस फाइट करना शुरू करते हैं जिसमें मैं ऑफ कोर्स मीडिया की भी हेल्प लेती हूँ। मैंने बहुत बार PC करी है जब मुझे बिल्कुल मेरे पास प्रूफ्स आ जाते हैं कि लड़की गलत है तो मैं कई बार मीडिया के थ्रू भी कोर्ट के अंदर ट्रायल करवाती हूँ। कोर्ट में हम लोग पूरे ग्राउंड के ऊपर, मेरा कोई भी स्टेप कॉपी पेस्ट नहीं होता। मेरी जो वकीलों की जो टीम है वो लोग बिल्कुल तथ्यों के ऊपर ही वर्क लिखते हैं, कोई कॉपी पेस्ट वर्क नहीं करते। और मैं किसी वकील को, किसी लॉयर को या जुडिशरी को मैं पॉइंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हम ग्राउंड पे जाके वर्क करते हैं। 2 महीने 3 महीने में हमारा केस रेडी होता है, फिर हम कोर्ट में जाके उसके लिए फाइट करते हैं। इसको डिफरेंट तरीके से देखना चाहिए क्योंकि जिस तरह से महिलाओं के लिए लगातार महिला ने कोई भी आरोप लगा दिया उसको सही मान लिया जाता है, लेकिन पुरुष की बात को सुनना बहुत जरूरी है। क्या मानती है कि इसके लिए जुडिशरी जो थोड़ा बहुत बदलाव जो जरूरी है वो होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैंने बहुत बार बोला भी है कि आप प्लीज पुरुषों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाइए। मैं ये नहीं बोल रही कि आप अलग से थाना बनाइए, लेकिन जैसे हर थाने के अंदर एक महिला डेस्क होती है, ऐसे पर्टिकुलर सिर्फ दहेज, मैं ये नहीं बोल रही, सिर्फ दहेज और महिलाओं से उत्पीड़न जो केसेस आते हैं पुरुषों के लिए, पहले बोलते थे पुरुष उत्पीड़न केस है महिला के लिए, लेकिन महिलाओं से जो उत्पीड़न केसेस आते हैं जो पुरुषों के अगेंस्ट में होते हैं उनके लिए एक पुरुष डेस्क अवश्य होनी चाहिए। हर थाने के अंदर आपको सिर्फ 1-2 ही पर्सन वहां रखने उस डेस्क के लिए। वहां पर उनको ये करने से एक छोटा सा चेंज ये आएगा, जो महिलाएं फेक केसेस करती हैं वो कहीं ना कहीं किसी लेवल पर आके बंद हो जाएगा। तो इससे आपके जुडिशरी सिस्टम के अंदर भी केस फिल्टर होंगे, तो हमारे न्यायाधीश जो हैं कोर्ट के अंदर उनको भी काफी हेल्प मिलेगा क्योंकि उनके पास में इतने केसेस होते हैं दिन भर में कि सुबह से लेकर शाम तक 50 केसेस हो जाते हैं, फिर जो पेंडिंग में चले जाते हैं वो अलग होते हैं। तो जल्दी जल्दी हमारे सिस्टम के अंदर भी एक तरीके से चेंजेस आएंगे। एक बड़ी बात है कि आप महिला होती हो, पुरुषों की बात कर रही हैं, आप कहाँ तक इस बात को पहुंचाए अभी तक हम किन किन लोगों से, क्योंकि राजनीतिक इसमें इन्वॉल्व होना भी बहुत जरूरी है, तब तक उन तक बात पहुंचेगी, उन तक आपने बात पहुंचाई होगी। मैं हमारे राजस्थान के अंदर सभी गणमान्य जो हमारे नेता हैं, विधायक हैं, उन सबसे मैं मिली हूँ। और इसके अलावा मैं हमारे देश के जो हमारे कानून मंत्री हैं श्री अर्जुन राम जी मेघवाल, उनसे भी मैं अभी लास्ट दिल्ली मिलकर आई थी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि हमने क्वेश्चन एक बार उठाया था लेकिन तथ्य नहीं थे हमारे पास, तो उन्होंने मुझे बहुत समय दिया, समझा भी मेरी बात को, और उन्होंने मुझे भी प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया है। तो आई विश कि जो स्टेप उन्होंने लिया है, राजस्थान के बेटे हैं, मेरे गार्जियन की तरह हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने इस चीज को समझा कि उन्हीं के राजस्थान के प्रदेश की बेटी के लिए, मैं ही नहीं वो सबके लिए सोचते हैं, तो उन्होंने स्टेप लिया है कि एक बार आप मुझे समझाओ ये क्या है। तो मैं डेफिनेटली जो जो कुछ हो सकेगा वो करूंगा। बाकी तो आप सब लोग हैं ही, मेरे को सपोर्ट करते हैं टाइम द टाइम, सो मैं धन्यवाद हूँ आप लोगों के लिए। क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं के लिए जो इस तरह का कदम उठाती है, इस तरह की वो करती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे क्योंकि पुरुष प्रताड़ित होते हैं? मैं उन महिलाओं को सिर्फ इतना कहूंगी कि वो महिला अकेली नहीं होती है, उनके पीछे उनके परिवार होता है जब वो ये केस करती हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है कहीं ना कहीं अगर बात उछलेगी तो समाज को पता चलेगा। तो उस महिला के पीछे भी उनकी माँ, बहन, भाई, पिता, ये सब होते हैं। तो जब वही चीज उनके साथ में हो कि उनके पिता या उनके भाई के साथ में होगी, तब वही महिला उसी तरीके से खड़ी होगी जैसे उसने किसी दूसरे पुरुष पर आरोप लगाया। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगी उन महिलाओं के लिए कि आप लोग प्लीज जब प्रताड़ित नहीं हैं तो आप ऐसे आरोप ना लगाएं, क्योंकि जो एक्चुअल प्रताड़ित महिलाएं हैं वो बहुत सच में प्रताड़ित हैं कि कई तो जला दी जाती हैं, कई मार दी जाती हैं, जिनका पता भी नहीं चलता, मीडिया तक तो केसेस भी नहीं आते हैं। तो उन महिलाओं से सिर्फ मैं यही बोलूंगी कि अपने रक्षा आप कर रही हैं, जो कानून आपको रक्षा दे रहा है उसका दुरुपयोग ना करें, कहीं ये कानून आपके लिए भारी ना पड़ जाए और आप खुद आज अतुल भाई की तरह खड़ी नहीं हो जाए।
अतुल क्या करें, क्योंकि उन्होंने जो अतुल सुभाष जी जो इंजीनियर, उन्होंने जो सुसाइड नोट लिख दिया। आखिर में मेरा आखिरी सवाल यही है कि आपको क्या लगता है कि अब सारी चीजें उन्होंने जो लिखी उस पर कानून को अपना काम करके एक न्याय की बात जो वो कर रहे हैं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। एक्चुअली में अतुल सुभाष जी ने जो लास्ट में अपना जो निर्णय लिखा उसके अंदर जो भी चीजें लिखी, हमारे कानून ही बनाया गया है कि जब कोई इंसान सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो पुलिस आके सबसे पहले एक सुसाइड नोट देखती है। अगर उस सुसाइड नोट के अंदर उन लोगों को चिन्हित करा गया है तो इसका मतलब वो मुलजिम है। तो अतुल जी ने अपनी सारी बातें जो उसमें लिखी हैं, चाहे से वो इंडियन जुडिशरी के अगेंस्ट हो, चाहे से वो उनके परिवार के अगेंस्ट हो, बिल्कुल उन्होंने सही लिखा होगा। क्योंकि जो इंसान आत्मदाह करता है ना, उससे पहले वो 10 बार सोचता है कि मैं करूं नहीं करूं, क्योंकि बहुत तड़प होती है, दम घुटना, सांस का निकलना, वो कितने टाइम तक वो प्रताड़ित हुए होंगे, कितने टाइम तक वो उन्होंने अपनी जिंदगी और मौत से लड़े होंगे। तो ये एक्चुअल में मतलब बिल्कुल इसके ऊपर स्टेप होना चाहिए। और अब तो आप लोगों के सबके समक्ष है, मीडिया के समक्ष है, और मीडिया हमेशा तभी उठती है जब किसी के साथ गलत होता है। तो आप मीडिया भाइयों से भी मेरी विनती है कि आप प्लीज इस सब्जेक्ट को उठाइए और उस पीड़ित को, जो उसकी लास्ट इच्छा है कि उनका बच्चा उनके माता पिता के पास दे दिया जाए, जिससे उसको एक अच्छे संस्कार मिले और वो दूसरा अतुल ना बने, तो ये इच्छा उनकी पूरी होनी चाहिए और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। आप कब से इस बात को उठा रही हैं? मुझे 2 साल हो गए। तो ये थी हमारे साथ ऋचा सैनी, जो पुलिस आयोग की लगातार लंबे वक्त से पहली महिला हैं जो इस मांग को लगातार कर रही हैं। क्योंकि जिस तरह से महिला प्रताड़ित होती है, अगर पुरुष की भी प्रताड़ित हुआ, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कारण होता है, उस कारण को ढूंढना भी जरूरी है। और कहीं ना कहीं इनका मानना है कि जो जुडिशरी है उसमें जो महिलाओं को जो भी दिया गया है उसका वो दुरुपयोग कर रही हैं, उस कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। कहीं ना कहीं उस रास्ते को छोड़ना पड़ेगा और जो सही चीजें उनको करना पड़ेगा। और ये लगातार पुलिस आयोग की मांग करें, जिससे कि पुरुष भी अपनी मांग को पुलिस आयोग के सामने रख सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि ये खुद महिला हैं लेकिन पुरुषों की बात कर रही हैं। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ दशरथ सिंह।